सोचिए एक ऐसा इंसान है जिसे जन्म लेते ही एक बहुत बड़ी पुश्तैनी संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। अच्छा, मतलब वो लिटरली पैदा होते ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। बिल्कुल मालिक बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि वो इंसान जीवित रहते हुए अपनी मर्जी से अपना वो हिस्सा अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को गिफ्ट नहीं कर सकता। वाओ! मतलब उस संपत्ति पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर भी वो उसे डोनेट या गिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, पर और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अपनी मृत्यु के बाद वो वही हिस्सा उसी दोस्त को देने के लिए एक वसीयत यानी विल जरूर बना सकता है। ये तो सुनने में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स लगता है। है ना? एक तरफ कानून कहता है कि जीवित रहते हुए परिवार के नियमों से बंद कर रहना होगा, लेकिन जाते जाते अपनी शर्तें खुद तय करने की पूरी आजादी है। मतलब जीते जी आपके हाथ बंधे हैं, पर मरने के बाद आप जो चाहें करें। एग्जैक्टली। तो द डीप डाइव के इस खास विश्लेषण में आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहराई से की गई चर्चा का मुख्य विषय है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, यानी वसीयती उत्तराधिकार। हाँ, विशेष रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो सेक्शन 30 है उसके बारे में। ये चर्चा उन सभी लर्नर्स के लिए बहुत काम की होने वाली है जो कम समय में बिना किसी भारी लीगल कंफ्यूजन के इस बहुत ही जटिल लेकिन दिलचस्प कानूनी ढांचे को समझना चाहते हैं। सही बात है। और इस सफर में हम मिताक्षरा कानून की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि 2005 के उस ऐतिहासिक संशोधन ने कैसे महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। तो वसीयत या विल कैसे काम करती है, इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले उत्तराधिकार या सक्सेशन के बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति का क्या होगा, ये तय करने के दो मुख्य रास्ते होते हैं, है ना? बिल्कुल। पहला रास्ता है इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी बिना वसीयत का उत्तराधिकार। मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने जीते जी कोई वसीयत नहीं बनाई। तो ऐसे में फिर कानून को बीच में आना पड़ता है। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अपने कुछ बहुत ही स्पष्ट सेट रूल्स हैं। कानून प्रॉपर्टी को बांटने के लिए रिश्तेदारों की कैटेगरी बनाता है। जैसे वो क्लास 1 एयर्स होते हैं जिनमें पत्नी, बच्चे और माता शामिल होते हैं। सही कहा। और क्लास 2 एयर्स जिनमें भाई बहन या पिता आते हैं। तो कानून खुद तय करता है कि संपत्ति किसे और किस अनुपात में मिलेगी। मतलब यहाँ व्यक्ति की अपनी कोई निजी इच्छा काम नहीं आती, देश का कानून फैसला लेता है। एग्जैक्टली। और दूसरा रास्ता जो कहीं ज्यादा व्यक्तिगत आजादी देता है वो है टेस्टामेंटरी सक्सेशन, मतलब वसीयत के साथ उत्तराधिकार, जो कि तब लागू होता है जब व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले एक वैलिड वसीयत बना ली हो। हाँ, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के नियमों के तहत यहाँ कानून व्यक्ति की अंतिम इच्छा का पूरी तरह से सम्मान करता है। तो अपनी सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति को कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, कोई दोस्त हो या परिवार का कोई एक खास सदस्य। बिल्कुल सही। लेकिन देखो, ये तो हुई आम या खुद की कमाई प्रॉपर्टी की बात। हिंदू पारिवारिक कानून में एक बहुत ही अनोखा और जटिल कॉन्सेप्ट है। हाँ, जिसे हम कोपार्सनरी यानी सहडायकी कहते हैं। हाँ, भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगर बंगाल और असम को छोड़ दें तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ लागू होता है। और इसके तहत एक हिंदू जॉइंट फैमिली में कोपार्सनरी का ढांचा काम करता है। सही। कोपार्सनरी परिवार के उन सदस्यों का एक खास और छोटा ग्रुप है जिन्हें जन्म से ही पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इसको समझने के लिए ना हम एक जॉइंट बैंक अकाउंट की एनालॉजी ले सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जॉइंट अकाउंट है जिसका बैलेंस परिवार में हर नए जन्म के साथ घटता है और हर मृत्यु के साथ बढ़ता है। वाह, ये एनालॉजी बहुत सही है। मतलब जैसे ही परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो सबका शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक नया हिस्सेदार आ गया। और जब किसी कोपार्सनर की मृत्यु होती है तो बचे हुए सदस्यों का शेयर वापस बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जब तक इस प्रॉपर्टी का कानूनी तौर पर बंटवारा या पार्टीशन नहीं होता, तब तक किसी भी सदस्य को ये पक्के तौर पर नहीं पता होता कि उसका शेयर 1/3 है या 1/4। मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो लगातार फ्लक्चुएटिंग या बदलता हुआ होता है। हाँ, कानूनी भाषा में इसे यूनिटी ऑफ ओनरशिप
और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। तो संपत्ति पर पूरे कोपार्सनरी का मिला-जुला अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। एग्जैक्टली अब अगर इसकी तुलना दया भागा कानून से की जाए, जो मुख्य रूप से बंगाल और असम में लागू होता है, तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। दया भागा में तो जन्म से संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता ना? बिल्कुल नहीं। वहां व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार तभी मिलता है जब पिता की मृत्यु होती है। तो इसलिए दया भागा सिस्टम में व्यक्ति आसानी से अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता था। हाँ, लेकिन मिताक्षरा सिस्टम में इसी मिले जुले अधिकार से एक बहुत ही पुराना और कड़ा नियम निकलकर आया था। आप डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप की बात कर रही हैं, यानी उत्तरजीविता का सिद्धांत। सही पकड़ा आपने। 1956 से पहले मिताक्षरा कानून के तहत ये नियम था कि अगर किसी कोपार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी में उसका जो भी अनडिफाइंड हिस्सा था वो उसके व्यक्तिगत वारिसों को नहीं मिलता था। मतलब सिर्फ उसकी पत्नी या बेटियों को नहीं मिलता था? नहीं, बल्कि वो हिस्सा परिवार के बाकी बचे हुए कोपार्टनर्स में बंट जाता था, जो कि उस समय सिर्फ पुरुष होते थे। तो इसका सीधा सा मतलब था कि जो सर्वाइवर है वही प्रॉपर्टी रखेगा। बिल्कुल। और ये नियम सदियों से इसलिए चला आ रहा था क्योंकि उस समय का समाज एक कृषि प्रधान समाज था। हाँ, ताकि जमीन के टुकड़े ना हों और संपत्ति परिवार के ही दायरे में रहे। एग्जैक्टली। लेकिन इसका नुकसान ये था कि अगर एक जॉइंट फैमिली में 4 भाई हैं और एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा बाकी 3 भाइयों में बंट जाएगा। तो उसकी खुद की पत्नी या बच्चों को उस हिस्से पे सीधा मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अनफेयर लगता है। हाँ, बहुत अनफेयर था। चूंकि किसी को अपना फिक्स हिस्सा पता ही नहीं था, इसलिए 1956 से पहले कोई भी हिंदू पुरुष जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपने इस हिस्से की वसीयत नहीं कर सकता था। और अगर वो वसीयत लिख भी दे तो मृत्यु होते ही सर्वाइवरशिप का नियम लागू हो जाता था और प्रॉपर्टी बाकी को पार्टनर्स के पास चली जाती थी। मतलब पुरानी व्यवस्था में व्यक्ति के पास अपनी ही पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, इसी रुकावट को दूर करने और व्यक्तिगत आजादी देने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 30 लाया गया, जो कि किसी गेम चेंजर की तरह काम करता है। एकदम। सेक्शन 30 साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी उस संपत्ति की वसीयत कर सकता है जिसे डिस्पोज करने का उसे कानूनी अधिकार है। हाँ, और इस सेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण और जादुई हिस्सा है वो है इसका एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण, जो विशेष रूप से कहता है कि मिताक्षरा को पार्सनरी में एक पुरुष का जो अघोषित हिस्सा या अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है उसे भी अब वसीयत के जरिए किसी को देने योग्य माना जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब जिसे अभी आपने जॉइंट बैंक अकाउंट वाला शेयर कहा था ना, अब उसकी वसीयत हो सकती है। कानून ने यहाँ एक लीगल फिक्शन यानी कानूनी कल्पना क्रिएट की। तो कानून ने कहा कि भले ही प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, भले ही पुरानी प्रथा सर्वाइवरशिप की बात करती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो उस हिस्से को डिस्पोज करने के काबिल है। बिल्कुल। इस एक स्पष्टीकरण ने सदियों पुराने सर्वाइवरशिप के नियम को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। तो अगर हम वो 4 भाइयों वाला उदाहरण फिर से देखें, तो अगर एक भाई मरने से पहले अपने कोपार्सनरी हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम कर देता है तो बाकी 3 भाइयों को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, वो हिस्सा सीधा उसकी पत्नी को जाएगा। वाह। सेक्शन 30 ने जॉइंट फैमिली के ढांचे को तोड़े बिना व्यक्ति को अपनी विरासत खुद तय करने की आजादी दे दी। हाँ, लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है। वही सवाल जो हमने इस एपिसोड की शुरुआत में एक पैराडॉक्स के रूप में सामने रखा था। बिल्कुल। अगर सेक्शन 30 की पावर का इस्तेमाल करके मरने के बाद अपना हिस्सा वसीयत से किसी को दिया जा सकता है, तो क्या जीवित रहते हुए अपना वो अनडिफाइंड हिस्सा अपने किसी दोस्त को गिफ्ट किया जा सकता है? हाँ, मतलब इंटरव्यूअर्स ट्रांसफर। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए कानूनी मैकेनिज्म को समझना होगा, और जवाब है बिल्कुल नहीं। मतलब जीवित रहते हुए अपना अनडिफाइंड हिस्सा गिफ्ट नहीं किया जा सकता? एकदम नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कानूनी और सामाजिक सोच है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस में इसे समझाया गया है। आप थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा वर्सेस थम्मा रटम्मा केस की बात कर रही हैं? जी हाँ। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक को पार्टनर जीवित रहते हुए अपने हिस्से को बाकी को पार्टनर्स की सहमति के बिना गिफ्ट नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा करता है तो वो गिफ्ट शून्य या वॉइड माना जाएगा। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बहुत व्यावहारिक है।
देखो, गिफ्ट के शून्य होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई वसीयत बनाता है तो वह जीवन भर उसे बदल सकता है। हाँ, वसीयत तो जीवन भर रिवोक की जा सकती है, वो अंतिम सांस तक फाइनल नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन गिफ्ट एक बार दे दिया तो वह उसी पल पूरा हो जाता है, एब्सोल्यूट एंड इर्रिवोकेबल। तो अगर एक को-पार्टनर जीवित रहते हुए अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को गिफ्ट कर दे, तो वो बाहरी व्यक्ति अचानक से उस जॉइंट फैमिली के घर में हिस्सेदार बनकर खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। और फिर वो पार्टीशन की मांग कर सकता है। इससे परिवार की शांति, उनका पारिवारिक जीवन और जॉइंट फैमिली का पूरा ताना बाना ही चरमरा जाएगा। अच्छा, तो कानून किसी बाहरी इंसान को जीवित रहते हुए परिवार के मामलों में दखल देने से रोकना चाहता था। हाँ, तो फिर वसीयत को मान्यता क्यों दी गई? क्योंकि वसीयत इंसान के जीवित रहते हुए लागू नहीं होती। वसीयत तो इंसान की मृत्यु के बाद ही एक्टिवेट होती है। मतलब सेक्शन 30 कोई सामान्य नियम नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन यानी वैधानिक अपवाद है, जिसे संसद ने खास तौर पर सिर्फ वसीयत के लिए बनाया है। बिल्कुल। ये व्यक्ति को मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति सुरक्षित करने की आजादी देता है, लेकिन जीते जी परिवार के बीच किसी अजनबी की एंट्री को रोकता है। ये तो एक ऐसा शानदार बैलेंस है जहां परिवार का ढांचा भी सुरक्षित रहता है और व्यक्तिगत इच्छा का भी सम्मान होता है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन 1956 के इस कानून में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अन्यायपूर्ण कमी थी। हाँ, मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। 1956 में जब ये कानून बना तो सेक्शन 30 में लिखा था कि प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम। एग्जैक्टली। ये हिम शब्द समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां करता था। 1956 के कानून ने पुरुषों को तो ये ताकत दे दी कि वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिला। मतलब आधी आबादी इस कानूनी आजादी से पूरी तरह बाहर थी। बिल्कुल। लगभग 50 सालों तक बेटियों को को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिला था। हाँ, हालांकि महिलाओं को लिमिटेड ओनर के दर्जे से निकालकर सेक्शन 14 के तहत अपनी खुद की कमाई संपत्ति का पूरा मालिक तो बना दिया गया था। पर मिताक्षरा जॉइंट फैमिली की पुश्तैनी जायदाद में उन्हें बेटों के बराबर नहीं माना जाता था। और चूंकि बेटियां को-पार्सनर ही नहीं थीं, तो उनके पास वसीयत करने के लिए को-पार्सनरी में कोई हिस्सा भी नहीं होता था। सही कहा। ये सिर्फ एक कानूनी भेदभाव नहीं था, बल्कि इसके जमीनी परिणाम बहुत गंभीर थे। समाज में संपत्ति का कंट्रोल पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में था। लेकिन फिर सालों के संघर्ष और सामाजिक बदलाव की मांग के बाद 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। हाँ, और ये अमेंडमेंट भारतीय पारिवारिक कानून के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। इस अमेंडमेंट ने सेक्शन 6 को पूरी तरह से बदल दिया और सदियों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करते हुए बेटियों को भी जन्म से बेटों के बराबर को-पार्सनर बना दिया। हालांकि ये बदलाव इतना आसान नहीं था। इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद कई सालों तक अदालतों में इस बात को लेकर भारी कानूनी टकराव रहा। हाँ, कि क्या ये कानून उन बेटियों पर भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले प्रकाश वर्सेस फुलवती में ये कहा गया था कि 2005 का अमेंडमेंट सिर्फ तब लागू होगा जब पिता और बेटी दोनों 9 सितंबर 2005 को जीवित हों। इस फैसले ने तो बहुत सी महिलाओं के अधिकार छीन लिए होंगे। हाँ, और निचली अदालतों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। लेकिन फिर इसी टकराव को अंततः 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में 3 जजों की बेंच ने सुलझाया है ना? एग्जैक्टली। कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटी का को-पार्सनरी अधिकार जन्म से है, यानी राइट बाय बर्थ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2005 के संशोधन के समय पिता जीवित थे या नहीं। जन्म लेते ही बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल। और जब बेटियां को-पार्सनर बन गईं, तो सेक्शन 30 में भी बदलाव करना जरूरी था। और यहीं पर सेक्शन 30 में एक छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर बदलाव किया गया। हाँ, जहां पहले सिर्फ डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम लिखा था, वहां कानून निर्माताओं ने 2 शब्द और जोड़ दिए, डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम और हर। वाह, सिर्फ इन 2 शब्दों ने पूरी कहानी बदल कर रख दी। लिटरली इन 2 शब्दों ने कानूनी रूप से महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया। अब एक हिंदू महिला के पास भी मिताक्षरा को पार्सनरी में अपना पक्का अधिकार है, जिसे कोई और अपनी वसीयत से छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, वो महिला अब अपने उस पुश्तैनी हिस्से की वसीयत अपनी मर्जी से किसी को भी कर सकती है। अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो इसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा है। बिल्कुल है।
सोचिए एक ऐसी महिला के बारे में जो एक अब्यूजिव मैरिज में फंसी है, वैवाहिक हिंसा का शिकार है। हाँ, पुराने समय में उसके पास कोई आर्थिक सहारा नहीं होता था। वो सोचती थी कि अगर वो घर छोड़ दे तो कहाँ जाएगी। क्योंकि उसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं होती थी। लेकिन 2005 के इस बदलाव और सेक्शन 30 की बदौलत अब उस महिला के पास अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में एक कानूनी हिस्सा है। मतलब उसे एक पोटेंशियल शेल्टर मिल गया है, एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल गई है। एग्जैक्टली। और बात सिर्फ आयशा तक सीमित नहीं है। अब वो महिला तय कर सकती है कि उसका वो पुश्तैनी हिस्सा उसके बाद किसे मिलेगा। हाँ, वो सेक्शन 13 के तहत अपनी खुद की वसीयत बना सकती है। वो तय कर सकती है कि उसकी संपत्ति उसके बच्चों को मिले, किसी ट्रस्ट को मिले या उसे मिले जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। सही बात है। शादी टूटने जैसी स्थिति में भी उसकी पैतृक संपत्ति पर उसका कंट्रोल बना रहता है। ये कानून उसे ना सिर्फ आर्थिक ताकत देता है, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी भी देता है। एकदम। तो इस पूरी गहराई से की गई चर्चा को अगर समेटा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे मिताक्षरा कोपार्सनरी एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह काम करती है, जहां अधिकार तो होता है पर हिस्सा फिक्स नहीं होता। हाँ, और कैसे 1956 से पहले सर्वाइवरशिप का कड़ा नियम किसी को अपनी पुश्तैनी संपत्ति की वसीयत नहीं करने देता था। फिर सेक्शन 30 ने एक अपवाद की तरह एंट्री ली। उसने इस पुराने नियम को तोड़कर लोगों को टेस्टामेंटरी सक्सेशन का अधिकार दिया। बिल्कुल। और थम्मा वेंकटा सुब्बम्मा केस के जरिए ये भी साफ हुआ कि क्यों जीवित रहते हुए बाहरी व्यक्ति को गिफ्ट करना मना है, लेकिन मृत्यु के बाद वसीयत करना जायज है। हाँ, ताकि परिवार का ढांचा भी बचे और व्यक्तिगत इच्छा का भी सम्मान हो। और अंत में 2005 के ऐतिहासिक अमेंडमेंट ने सेक्शन 30 में और हर जोड़कर बेटियों को न सिर्फ बराबर का हिस्सेदार बनाया, बल्कि उन्हें अपनी उस विरासत की वसीयत करने की पूरी आजादी दी, जिससे समाज में एक असली समानता आ सकी। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर एक वसीयत जॉइंट फैमिली के सदियों पुराने सर्वाइवरशिप नियम को इस तरह पलट सकती है, तो असल में कितने लोग ऐसे होंगे जो आज भी पारिवारिक परंपराओं के दबाव में जीते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी निजी विरासत को सुरक्षित करने के लिए वसीयत जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करें। ये सोचने वाली बात है। और अब जब बेटियों के पास भी पैतृक संपत्ति की वसीयत करने का समान अधिकार है, तो आने वाली पीढ़ियों में भारतीय परिवारों के भीतर संपत्ति का ये बंटवारा क्या नया रूप लेगा। सही बात है। जब महिलाएं अपनी वसीयत खुद लिखना शुरू करेंगी और अपनी संपत्ति अपने हिसाब से बांटेंगी, तो समाज का आर्थिक ढांचा किस तरह बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों की सच्चाई से जुड़ा है। ये खुद से पूछने और आगे सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस द डीप डाइव में बस इतना ही। इसी तरह नई चीजें सीखते रहने और जटिल विषयों की गहराई में जाने के लिए आगे भी जुड़े रहें।